स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी होती है। आज सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दे। हमारे साथ तरुण ससंगी हैं ओरिगो ई मंडी से, राजीव कपूर साहब हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी रिसर्च हेड और वाइस प्रेसिडेंट है कमोडिटी सेगमेंट के, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ से हमारे साथ। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ एक और मेहमान हैं जो करेंसी मार्केट पर बात करेंगे। अमित पवारी हैं, एमडी है सीआर फॉरेक्स के। सर आपका भी स्वागत है। चलिए, लेकिन आपके पास आएंगे उससे पहले एक बार देख लेते हैं आज के बाजार की चाल। 10 ऐसी कमोडिटी जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन है। गोल्ड की बात करें तो 52,000 के ऊपर एमसीएक्स प्रभाव आ चुका है। चांदी कम स्टॉक से यहां पर भी सपोर्ट मिल रहा है। 61,700 रुपए के आसपास चांदी का वायदा ट्रेड हो रहा है। क्रूड की बात करें तो हफ्ते भर में 11% की मजबूती के बाद आज दायरे में कारोबार हो रहा है। ब्रेंट $94 के बेहद करीब है। नेचुरल गैस में कमजोरी अब बढ़ी है। 3.5% अब एमसीएक्स पर भाव गिर चुके हैं। 560 रुपए के नीचे अब एमसीएक्स पर नेचुरल गैस आ चुका है। कॉपर की बात करें तो यहां पर आज दबाव है। बेस मेटल्स में सबसे ज्यादा दबाव कॉपर पर ही दिख रहा है। 653 रुपए के करीब एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। जिंक और लेड में मामूली कमजोरी है, लेकिन एल्युमिनियम में आधे % से ज्यादा की तेजी दिख रही है। एग्री में बात करें मेंथा ऑयल, जहां पर कम उत्पादन की खबर से भाव फिर से 1,000 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर पहुंच चुका है। कॉटन अक्टूबर का वायदा 33,300 रुपए के ऊपर है। कीट की वजह से फसलों को नुकसान की खबर आ रही है, उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। हल्दी कमजोर कारोबार है। 7,000 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर कारोबार हो रहा है। जीरे में की बात करें तो कम सप्लाई 23,700 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। धनिया स्थिर एक्सपोर्ट्स कम उत्पादन की खबर से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। 11,000 के ऊपर अब धनिया का वायदा टिकता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें, लेकिन सबसे बड़ी खबर है आज की रुपया, जहां पर $82 के पार निकल गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले आज का जो ऊपरी स्तर है रुपए का है वो $82.38। ये नया निचला स्तर रुपए ने बना दिया है और आज आधे % से भी ज्यादा की गिरावट रुपए में दिख रही है। और दिन के निचले स्तर पर रुपया देखिए अभी भी 82.38 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वजह क्या है? डॉलर इंडेक्स 112 के ऊपर वापस से चला गया है। ओपेक प्लस ने जिस तरह से उत्पादन घटाने का फैसला किया है, इससे अब क्रूड इंपोर्ट बिल बढ़ने की चिंता है। डॉलर ज्यादा मांग बढ़ेगी यहां पर इंपोर्टर्स की तरफ से, यह चिंता सबसे ज्यादा यहां पर हावी हो गई है। हालांकि आरबीआई की तरफ से जो तमाम कोशिश की जा रही है, अब तक करीब 2% तक ब्याज दरें बढ़ाई जा चुकी है। 100 अरब की अब तक फॉरेक्स रिजर्व से निकासी हो चुकी है, लेकिन रुपया संभलने का नाम नहीं ले रहा है। जेपी मॉर्गन की जो इंडेक्स है ईएम बॉन्ड इंडेक्स, उसमें रुपए को शामिल करने की उम्मीद थी, लेकिन अभी फिलहाल वो टल गया है। उससे भी लग रहा था कि रुपए में कैपिटल इनफ्लो आएगा, वो अब नहीं लग रहा है। उसका भी दबाव यहाँ पर है। चलिए, कैसे ये दबाव कब से कम होगा, रुपया कहाँ से संभलेगा? अमित पवारी जी हमारे साथ हैं। अमित जी, क्या लग रहा है, कहाँ से रुपया आपको संभलता दिख रहा है और किन लेवल्स पे नजर रखें? सर, ये जो पूरा जो रैली है डॉलर रुपी पेयर का, जो 74 से स्टार्ट हुआ मार्च में और अभी 82.38 चल रहा है, इसका मेन जो कारण बोल सके हम, वो है डॉलर इंडेक्स की तेजी। आज डॉलर इंडेक्स 112 पे चल रहा है। हमको लगता है कि आने वाले दिनों पे जो डॉलर इंडेक्स है वो 115 फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट 121। ये डॉलर इंडेक्स 115 और 121 का टारगेट क्यों अचीव करेगा? उसके 3 मेन रीजन है। पहला, यूएस का इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उनके जो भी डेटा पॉइंट है वो स्ट्रांग है। उनका जो जॉब मार्केट है वो स्ट्रांग है। इसके लिए जो फेड है वो एग्रेसिवली रेट हाइक के साइकिल में मूव करेगा। फेब्रुवरी से लेके अभी तक फेड ने करीब करीब 3% का रेट इंक्रीज किया है और डॉलर इंडेक्स 12% से अप हो गया है। आने वाले 6 महीने के अंदर पे हमको लगता है कि जो फेड है वो और 2.5 से 3% का इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा। तो ये जो डॉलर इंडेक्स 112 का है वो करीब करीब 121 चला जाएगा। ये पहला रीजन है डॉलर के स्ट्रेंथ का। सेकंड है, जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे वो 95 बिलियन डॉलर पर महीने का, उससे डॉलर की लिक्विडिटी जो मार्केट के अंदर पे है वो और भी कम हो जाएगी। इससे जितने भी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है उस पे दबाव घिरेगा। अब बात करते हैं रुपये के लिए। डॉलर स्ट्रेंथ प्रिवेल कर रहा है। डोमेस्टिकली अपना इंपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि कच्चा तेल का भाव भी बढ़ रहा है और नॉन ऑयल इंपोर्ट जिसको हम कहते हैं
वो भी हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उसका रीजन ये है कि जो चाइनीज करेंसी है वो 12.5 पे ट्रेड कर रही थी पहले। आज के दिन पे चाइनीज करेंसी 11.5 पे ट्रेड कर रही है और उसमें 7% का गिरावट आया है। हम ऐसा इंडिया 15% इंपोर्ट जो करते हैं वो चाइना से करते हैं। तो जी जी। ओवरऑल जब तक डॉलर इंडेक्स का तेजी रहेगा और हमारा इंपोर्ट में बढ़त रहेगी तब तक ये रैली रुकेगी नहीं। हमको लगता है आने वाले दिनों पे ये 83 तक जा सकता है। ओके सर, तो और यहाँ से आपने तो बता दिया कि कितनी गिरावट है। अगर साल अंत तक की अगर बात करें तो रुपए में कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कोई प्रोजेक्शन है आपका? ऑन द डाउन साइड हम कह सकते हैं कि 80-50 टू 81 जो है बहुत ही बड़ा सपोर्ट है डॉलर रुपी पेयर के लिए। ऑन द अपसाइड 83.5 84 फिजिबल है आज के दिन पे। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला और करेंसी मार्केट की पूरी एनालिसिस की और बताया कि किस तरह की चाल आगे रह सकती है नियर टर्म में भी और 2 से 3 महीने में भी किस तरह की चाल रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर इसके इम्पैक्ट को समझते हैं। सबसे पहले जतिन, क्या लग रहा है आपको सोने और चांदी में आज, हालांकि कमजोर करेंसी का, रुपए में कमजोरी का यहाँ पर इसको फायदा मिल रहा है 52,000 के ऊपर, इन स्तरों पर आप क्या सलाह दे रहे हैं और क्या किस तरह के आंकड़े ध्यान रखें, क्योंकि आज 3 अहम डेटा भी आने वाले यूएस में, जॉब रिपोर्ट से लेकर लेबर पार्टिसिपेशन रेट, बेरोजगारी दर, तमाम ऐसे आंकड़े हैं जिस पर आज पूरे दिन नजर रहेगी। आप क्या सलाह दे रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग विश्व जी। जिस तरह से देखिए मार्केट ने शेपअप लिया है, अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने मिला है। ब्याज दरों के आंकड़ों के बाद जो है वो एक अच्छी खासी बढ़त जो है गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर आ चुकी है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी यही डिस्कशन पे मैंने बताया था कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक हफ्ते, नेक्स्ट वीक हम देखेंगे अच्छी खासी बढ़त जो है उसके दोनों के अंदर देखने मिलेगी, स्पेशली सिल्वर प्राइसेस के अंदर। तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दोनों का मोमेंटम जो है पॉजिटिव में रहना चाहिए और भी आगे चलते हुए। एक बड़ा इंडिकेटर जो होता है वो होता है गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो इंडिकेटर। गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो इंडिकेटर अगर ज़्यादा करके नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सिल्वर जो है उसके अंदर आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा कर रहा है। ये तभी होता है जब गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम रहता है, लेकिन सिल्वर के अंदर हमें जैसे पता है कि जब भी ट्रेंड बेस्ड रैली होती है बुलियंस के अंदर, तो सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्मेंस दिखाता है गोल्ड के कंपैरिजन में। तो ये इंडिकेटर जो अभी भी डाउनवर्ड इंडिकेशन दे रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मुझे लग रहा है अभी भी आगे चलते हुए अपनी बढ़त जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। गोल्ड स्पेशली आज के दिन इंट्राडे में नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा आते हैं उसके पहले पॉजिटिव कारोबार के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 52,000 के आसपास बाई कीजिए, 51,850 का स्टॉप लॉस रखें और 52,200 52,250 के आसपास के करीब टारगेट रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा के आने के वक्त वॉलेटिलिटी जो बढ़ जाएगी, एक स्पाइक हो सकता है आइदर साइड, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो उस स्पाइक में ट्रेडर्स को नुकसानी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, डर के मारे वो स्पाइक में काफ़ी लोग एग्जिट कर जाते हैं। तो ये जो वो स्पाइक को अवॉइड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पाइक आने के पहले ट्रेड क्लोज कर दें 5:30 पौने 6 के आसपास, और फिर 6:15 के बाद जब थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा मार्केट, उसके बाद फिर से री एंट्री ले सकते हैं। पॉजिटिव व्यू जो है वो मेरा बना हुआ है गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। पॉजिटिव व्यू यहाँ से बन रहा है और गोल्ड के लिए 52,000 पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जो करंट लेवल है उसके आसपास भी आपको खरीदारी का मौका है। 51,850 का यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है, 52,200 का टारगेट है। अब तरुण जी, आपको, आपका व्यू क्या है बुलियन मार्केट को लेकर? हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। हमारा ऐसा मानना है जो अभी गोल्ड के अंदर ट्रेड हो रहा है बेसिकली करेंसी ट्रेड हो रहा है। हमने देखा जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में 21 ईयर से करेक्शन देखने को मिला, 149.75 से प्राइस 110 तक आया, जो कि 112 पर चल रहे हैं। और आई थिंक जो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आया उसने सपोर्ट किया। साइमल्टेनियसली दूसरा मेन फैक्टर है रूपी वीकनेस, जिसके चलते हमने डोमेस्टिक गोल्ड के प्राइस में फर्दर अपसर्ज आते हुए देखा। वेल, लॉट वुड डिपेंड ऑन कि अभी डॉलर इंडेक्स कैसा रहेगा। हमारा ऐसा मानना है जब तक 110 के ऊपर है तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आया है वो शॉर्ट लिव्ड है और शॉर्ट टर्म है, एंड वंस अगेन डॉलर इंडेक्स के अंदर रैली आते हुए देखेंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो सर्टेनली गोल्ड फर्दर नेगेटिवली बिहेव करेगा डॉलर टर्म्स में। बट एट द सेम टाइम रूपी अभी रन अवे मार्केट में जा चुका है, विच मीन्स कि
जरा सा अगर इम्पैक्ट आता है डॉलर इंडेक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में, या जरा सा भी नेगेटिव न्यूज आता है पर्टेनिंग टू द रुपी में वीकनेस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस कारण से ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर वीकनेस आएगा भी तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हम डोमेस्टिक मार्केट में आते हुए नहीं देखेंगे या कम गिरावट देखेंगे। 52,600 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। इसके ऊपर क्लोज देगा तो फर्दर रैली देखने को मिलेगी, अगर नहीं देगा तो आई थिंक प्राइसेस 49,500 से 52,500 के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ये व्यू है आपका। अब राजीव जी, अब आप बताइए, ट्रेडर्स को आप क्या सलाह दे रहे हैं? करंट लेवल्स पे खरीदारी करें क्या दोनों ही काउंटर में, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। आई थिंक मेरे दोनों साथियों ने काफ़ी फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा भी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं शाम को आने हैं, तो उससे पहले जैसा कि जतिन जी ने बताया कि डेफिनेटली ट्रेड्स को थोड़ा कॉशियस नोट पे किया जाए, और प्रॉफिट बुकिंग हो तो डेफिनेटली डेटा आने से पहले पोजीशंस को कम किया जाए या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। जहाँ तक रुख की बात है, दोनों ही बुलियंस में अभी तक जो रुख है वो ऊपर का ही बना हुआ है। काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने निचले स्तरों से आते हुए देखी है। गोल्ड जिस तरह से 49,000 के स्तर से 52,000 के स्तर के आसपास पहुंचा, और चांदी भी 55,000 के स्तर से 62,000 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम तो अभी ऊपर तक का बना हुआ है, बट बहुत शॉर्ट टर्म में काफ़ी बड़ी रैली भी बाजार दे चुका है। इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ट्रेड कॉशियस नोट से करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करें। आज के लिए इंट्राडे के लिए जो ट्रेड रहेगा शाम के सत्र तक का, वो ये रहेगा कि गोल्ड में 51,900 के आसपास खरीदारी करें, 51,750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 52,200 से 52,250 का टारगेट गोल्ड में रखें। सिल्वर में अराउंड 61,550 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, स्टिक स्टॉप लॉस 61,000 का मेंटेन करें, 62,400 का टारगेट रखें। और मीडियम अवधि के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी बड़ी मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि आज अमेरिका के जो बेरोजगारी के आंकड़े, रोजगार के आंकड़े आने हैं, उसमें किस तरह के आंकड़े आते हैं। अगर बेरोजगारी बढ़ती है और रोजगार घटता है तो डेफिनेटली फेड के ऊपर एक प्रेशर माउंट होगा, क्योंकि इकोनॉमीज का कमजोर होने का मतलब है कि फेड को भी थोड़ा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हुए थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो काफी कुछ निर्भर करेगा आज शाम के आंकड़ों पर। यानी काफ़ी वॉलेटाइल भी रह सकता है, तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। हालांकि खरीदारी की सलाह है, अमित जी ने भी खरीदने की सलाह दी थी। राजीव जी को भी लग रहा है कि 51,900 पे गोल्ड खरीदे, 51,750 का स्टॉप लॉस लगा ले, 52,250 का टारगेट है। चांदी 61,550 पे खरीदे, 61,000 का स्टॉप लॉस लगा ले और 62,400 का। हो सकता है कि नियर टर्म में वॉलेटिलिटी हो, बाजार करेक्ट भी करे, तो इसलिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन मीडियम टर्म में भी राजीव जी जैसा कह रहे थे कि यहाँ पर अच्छी तेजी दिख सकती है, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि करेक्टिव एक मूव भी देखने को मिले। क्रूड में भी ये फिर से सुस्ती के बाद हल्की तेजी यहाँ पर शुरू हो गई है। अब क्रूड में क्या करना चाहिए राजीव जी? 7,200 के आसपास इन स्तरों पर क्या करें? 7,282 है मौजूदा स्तरों पर, क्या सलाह है आपकी? मृत्युंजय जी, जिस तरह से फंडामेंटल्स निकल के आए हैं, मांग तो कम है, बट दूसरी तरफ से ओपेक की तरफ से सप्लाई को भी कट किया गया, जिससे कि मांग और पूर्ति में थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन किया जा सके, और जिसके रहते हुए हमने निचले स्तरों से काफी अच्छी एक रैली आते हुए देखी है। और चार्ट भी ऐसा दर्शा रहा है क्रूड का कि थोड़ा ये रैली कंटिन्यू कर सकती है। हमें लगता है कि 7350 7400 तक भी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है तेजी के लिए। 7200 के आसपास इसमें खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 71,330, टारगेट 7350 का मेंटेन कर सकते हैं। ऑप्शंस में भी कोई है कि आपके पास स्ट्रेटजी क्रूड में? सॉरी, ऑप्शंस में कुछ है क्या क्रूड में सर? देखिए ऑप्शंस पे इसमें 7,000 का जो है कॉल ऑप्शन, उसमें खरीदारी कर सकते हैं, बट बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट रख के चलें। तो ये सलाह है क्रूड को लेकर राजीव जी की। जतिन, आपका व्यू क्रूड पर? विषय जी पॉजिटिव व्यू ही है क्रूड के अंदर। जिस तरह से अभी ओपेक प्लस की जो स्टांस है कि कट को लेकर के उनका रुझान जो है बढ़ चुका है। हालांकि किस दिन से वो कट होने वाला है, कौन से टाइम फ्रेम से होने वाला है और कितने समय तक रहेगा, वो अभी तक डिस्क्लोजर नहीं है। लेकिन तब तक फिर भी ये ट्रेंड जो है वो उसको एक पॉजिटिव ट्रिगर के ही हिसाब से चलना चाहिए। 7250, 7235 एक अच्छा सपोर्ट बेस है आज के दिन के लिए, तो वहाँ पर मिलता है तब एंट्री ले सकते हैं ट्रेडर्स, जो डे ट्रेडर्स। 7170 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले
और हायर साइड में 7350 7400 इस टारगेट्स के हिसाब से क्रूड के अंदर भी बाइंग की सलाह रहेगी। अनलेस एंड अनटिल जब तक कुछ मेजर अपडेट नहीं आ जाती दूसरी तरफ की ओपेक की तरफ से या यूएस की तरफ से कोई कमेंट्री नहीं आ जाती कि वो जो है वो प्रोडक्शन को जो बहुत और तेजी से बढ़ाने के लिए क्षमता रखता है, तब तक ये ट्रेंड जो है एक पॉजिटिव जो है वो बना रहेगा। आइदर साइड ऑफ जो कमेंट है उसके लिए ध्यान रखें, ट्रेडर्स को वॉचफुल आई रखना है। जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है तो वहाँ से मुझे लग रहा है फिर से जो ट्रेंड है वो रिवर्स होगा, लेकिन तब तक के लिए ये ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा क्रूड के अंदर। नेचुरल गैस पे राजीव जी आपका व्यू क्या है, क्या करें? आज काफी कमजोर दिख रहा है यहाँ पर। विश्व मोहन जी, नेचुरल गैस 590 के स्तर पर एक अहम रेसिस्टेंस है और नीचे में मैं बात करूं तो 520-25 एक अहम सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा वीकनेस का ही ट्रेंड रहना चाहिए, अराउंड 566 के आसपास आए तब बेच के चलना चाहिए 552 के टारगेट के लिए। और मैं समझता हूं कि थोड़ा मार्केट वीक लग रहा है नेचुरल गैस का। और आज कल आई थिंक नेचुरल गैस के डेटा भी आए थे और उसके बाद थोड़ा बाजार में हल्का सा दबाव भी देखने को मिला और मुझे लगता है थोड़ा कंटिन्यू रहना चाहिए वीकनेस। अब तरुण जी आपका व्यू बेस मेटल्स में क्या होगा? बेस मेटल्स में एल्युमिनियम, जिंक या कॉपर, कहां आप ट्रेड की सलाह दे रहे हैं आज? मैं कॉपर के बारे में चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि हमने कॉपर के अंदर रिसेंटली काफी अच्छा रैली 640 से 670 तक आते हुए देखा और कल प्राइस में 670 से हमने गिरावट भी आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं जो वीकर ट्रेंड था कॉपर का न्यूट्रल या साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है एंड प्रॉब्ली हमको ऐसा लगता है कि ये 625 से 600 एक डिमांड जोन बन चुका है। साइमल्टेनियसली 670 से 690 काफी अच्छा सप्लाई जोन है। आई थिंक जब तक प्राइसेस इधर वे ब्रेक नहीं करेंगे तो जो क्रिस क्रॉस है वो कंटिन्यू करेगा। कल से लेकर आज तक हमने देखा है कॉपर के अंदर करीबन 20 रुपए का गिरावट आया है। आई थिंक इस दायरे के अंदर फर्दर इसमें 10 से 15 रुपए का गिरावट देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये व्यू है कॉपर को लेकर तरुण जी की। जतिन आपका व्यू क्या है बेस मेटल्स में आज? थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन रहेगा। मुझे लग रहा है कॉपर ये जो बेस मेटल्स है ये शाम के डेटा जब तक आते हैं तब तक एक साइडवेज रेंज के अंदर रहनी चाहिए। कॉपर जो है वो 654 जो है एक इम्पोर्टेंट बैरियर है। 654 के नीचे वापस से ट्रेड करना शुरू करता है तो एक डाउनसाइड रैली जो है वो अराउंड 650 648 तक जा सकता है। हायर साइड में 658 से लेकर 661 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। उसके ऊपर निकलता है उसके बाद एक बड़ी तेजी उसके अंदर बन सकती है फिर से। तो यहाँ पर सेल साइड की थोड़ी रणनीति जो फेवरेबल लग रही है, लेकिन 654 के नीचे ब्रेक करता है उसके बाद सेल करे फिर से और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जैसे मैंने गोल्ड सिल्वर के लिए बताया, इवनिंग डेटा के पहले पोजीशन जो है एग्जिट कर लेनी है। 6:15 के बाद जो है वो ट्रेंड जो है वो फिर से रिव्यू करना जरूरी रहता है। इसके लिए ये कॉल जो है वो सिर्फ डेटा के पहले तक ही वैलिड रहेगा। जो ये कॉल दे रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, जो यूएस में जो डेटा आज शाम आने वाले हैं उससे पहले निकल जाएं, फिर उसके बाद आप रिव्यू करें कि आपको आगे की रणनीति क्या बनानी है। आज के लिए दिन के लिए सिर्फ 654 पे बेचे कॉपर को, 645 के टारगेट के लिए 661 का स्टॉप लॉस है। जो भी ट्रेड हो आप निकलने की कोशिश करें शाम के डेटा से पहले। अब राजीव जी आपका भी बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आप बताइए, बेस मेटल्स में कोई 2 टॉपिक। विश्व जी, मुझे लगता है कि कॉपर में थोड़ी कमजोरी रह सकती है आज के सत्र में और जैसा कि जतिन जी ने बताया, डेफिनेटली जतिन जी की सलाह को सबको फॉलो करना चाहिए। मुझे भी लगता है कि 657 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं 662 रुपए के स्टॉप लॉस से 648 के टारगेट के लिए। और दूसरा काउंटर मुझे जिंक लगता है। जिंक में 291 के स्तर से कल एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली और मार्केट अराउंड 280 तक आके स्थिर हुआ और अभी वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 283 के आसपास जिंक में बिकवाली कर सकते हैं। 286 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 278 का टारगेट रख सकते हैं। चलो कुछ एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। तरुण जी ग्वार में क्या लग रहा है? एक दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। जो रिकवरी आई थी निचले स्तरों से उसके बाद से अब देखिए 4800 4900 के आसपास ग्वार सीड लगातार बना हुआ है। ग्वारगम भी 9200 से लेकर 9400 के रेंज में घूम रहा है। क्या लग रहा है कब इस रेंज से निकलेगा और आगे का दायरा क्या लग रहा है ग्वार सीड और ग्वारगम में आपके लिए?
सी ट्रेडिशनली हमने देखा है कि खरीफ कमोडिटीज अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर के अंदर बिनाइन रहती हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी सप्लाई कम ना हो। यही एक कारण है कि हमने ग्वार सीड के अंदर भी करेक्शन आते हुए देखा रिसेंट 2 मंथ्स के अंदर, और प्राइसेस अब करेक्शन के बाद में साइडवेज हो चुके हैं 5000 के आसपास। 5000 से 300 पॉइंट प्लस होता है तो वो सस्टेन नहीं करता, 300 पॉइंट डाउन साइड में माइनस होता है, प्राइस सस्टेन नहीं करते। आई थिंक अराइवल प्रेशर अब मार्केट में आना चालू हो जाएगा और वो पिकअप हो जाएगा फॉर द आफ्टर दिवाली। तो अल्टीमेटली हमको लगता है कि ये जो दायरे का मार्केट है कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वर्स्ट साइड हमको लगता है 4500 4400 होगा पीक अराइवल्स में, वहां पे प्राइसेस कहीं ना कहीं सपोर्ट पाएंगे एंड लेटर ऑन हम रिकवरी जो आते हुए देखेंगे वो दिसंबर के बाद में ही आते हुए देखेंगे। ओके, आपका व्यू ग्वार पर राजीव जी? विश्वमोहन जी, मुझे भी लगता है कि 4500 एक अहम सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। जैसा कि फसल के अराइवल का जब प्रेशर रहेगा तो मार्केट थोड़ा सा और डाउन साइड जा सकता है, बट 4500 मुझे लगता है कि बहुत ही अहम लेवल है ग्वार के लिए। और ऊपर में अराउंड जो अभी रिसेंट टॉप बने हैं, जो 7-8 दिन पहले बने हैं 5350 से 5400, वो एक अहम लेवल्स होंगे। जब तक मार्केट 5350 से 5400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, बड़ी तेजी की संभावना बहुत ही कम लग रही है, बट कुछ रिकवरी आ सकती है जो मार्केट को 5000 5100 तक ले जा सकती है। ओके, अब मसालों में आपकी कोई टॉपिक है क्या राजीव जी? हाँ, देखिए मसालों में जीरा काफी इंटरेस्टिंग कमोडिटी है और काफी अच्छा करेक्शन 26,500 के स्तर से वो ले भी चुका है और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है 24,000 के आसपास जीरे में थोड़ा सा खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है मीडियम अवधि के लिए, और इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 23,600 के नीचे का, और वापस जो टारगेट है 25,000 के स्तर के देख सकते हैं। वापस से 25,000 की तरफ जीरा जा सकता है। आज है 23,770 पे फिलहाल कारोबार कर रहा है जीरा। धनिया 11,000 पे, लेकिन आज हल्दी में काफ़ी गिरावट है, करीब 2% नीचे है, 6,950 के आसपास। तरुण जी, आपका व्यू मसालों पर? आई थिंक जो बिनाइन एक्टिविटी है, साइडवेज एक्टिविटी है, वो कंटिन्यू करेगी। अब मसाला में हमें ऐसा लगता है कि फर्दर तेजी देखने को नहीं मिलेगी। कोरिएंडर ऑलरेडी साइडवेज हो चुका है, टर्मरिक देखिए काफी महीनों से 7000 के आसपास ही मूव कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि अब जीरा का भी जो रैली का दिन थे वो पूरे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि अगले 1-2 महीने के अंदर जीरा का प्राइस टॉप बनाएगा, और जिस तरीके से अभी रिसेंट हाई से प्राइस ऑफ हुए हैं, हमको ऐसा लगता है जब तक 25,500 के ऊपर जीरा के प्राइस नहीं जाएंगे, इसमें फर्दर रैली अब नहीं आएगी और ग्रेजुअली धीरे धीरे प्राइस 22,000 से 20,000 के आसपास आना चालू हो जाएंगे। तो आई थिंक मैं जीरा में कंटेरियन बैट लेना प्रेफर करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब नाउ फोकस शिफ्ट हो जाएगा अपकमिंग क्रॉप, जीरा के क्या इंटेंशन निकल के आती है, प्लांटिंग इंटेंशन फार्मर की तरफ से। तो अल्टीमेटली इस कमोडिटी में अब रैली नहीं मिलेगी जब तक प्राइस 25,500 के ऊपर नहीं जाएगी। तो ये वही व्यू है मसालों को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की, जहां पर आज तेजी दिख रही है। 1.5% से ज़्यादा की तेजी MCX कॉटन में दिख रही है। आइस कॉटन में भी तेजी का ही रुख है, $83 के ऊपर आइस कॉटन ट्रेड कर रहा है। तरुण जी, कॉटन पर आपका व्यू? ये रैली टिकेगी नहीं। देखिए मार्केट एक तरफा टूटता नहीं है, चढ़ता नहीं है। हमने मई जून मंथ में ही बोला था कि 30,000 के नीचे कॉटन के प्राइस जाएंगे जब 46,000 का भाव था। अभी प्राइस आई थिंक 30,000 के नीचे फिसलने को तैयार है। MCX में प्राइस गए भी थे, लेकिन स्पॉट में अभी 32,000 का लो लगा है। मेन जो मंडीज है, अराइवल जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक में अराउंड 9,000 टू 10,000 बेल्स का था, अभी वो 40,000 बेल्स हो गया है, एंड आफ्टर दिवाली वो पिकअप करेगा। क्रॉप इस साल काफी अच्छा है, 342 लाख बेल्स का है। लास्ट ईयर सरकारी आंकड़े बोलते थे 315 लाख बेल्स का, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बताती है लास्ट ईयर 300 भी नहीं हुआ था। उसके हिसाब से क्रॉप में काफी अच्छा इजाफा है, और जो टेक्सटाइल यूनिट्स बंद पड़ी थी, आई थिंक उनके खुलने के दिन आ चुके हैं। सो अल्टीमेटली कॉटन का सप्लाई बढ़ेगा, और अक्टूबर दिसंबर जनवरी तक सप्लाई नॉर्मली बढ़ता है, तो इस कैलेंडर में प्राइस फर्दर करेक्ट करेंगे, एंड वी वॉन्ट बी सरप्राइज कि इन द डोमेस्टिक मार्केट प्राइसेस 25-26 हजार भी आ जाए एक बार पैनिक सेलिंग के चलते। 25-26 हज़ार तक आ सकते हैं। राजीव जी, कॉटन केक पर आपका व्यू फटाफट बता दीजिएगा। हाँ विश्वमोहन जी, कॉटन केक का भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने जो जीरे में कॉल दिया था वो नवंबर मंथ का था, अक्टूबर का नहीं था, तो मैंने कहा दर्शकों को एक बार क्लियर कर दिया जाए, जिससे कि गलत फहमी में ना। हाँ देखिए, कॉटन ऑयल सीड केक में थोड़ी एक रिकवरी लग रही है,
हालांकि ये रैली है, सिर्फ पुल बैक रैली काइंड ऑफ दिख रही है, तो थोड़ा रैली कंटिन्यू हो सकता है, बट खरीदारी का सलाह नहीं है। इनफैक्ट 2450 के बीच में इसमें बिकवाली का ही ट्रेड लेना चाहिए और वापस से मार्केट जो है इसका 2320 तक नीचे आ सकता है और स्टॉप लॉस के लिए 2560 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए, तो ये भी हुआ कॉटन केक को लेकर। शुक्रिया राजीव जी आपका, तरुण जी आपका और जतिन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद